नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबों के बीच में इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास को पुनः कंटिन्यू करने के लिए आया हूं, जो कि आप सबों की एमसीक्यू की क्लास चल रही है। ठीक है भाई, उसी सीरीज में मैं आप लोगों को क्लास को क्या करूंगा, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं मेरे भाई। जैसे कि इसमें आप लोग जान रहे हो कि बैक का एग्जाम चल रहा था। ठीक है, तो बैक का एग्जाम चल रहा है। ठीक है भाई, ये समझ लो बैक का दर्द क्या होता है जिसका बैक लगा है उससे पूछो। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैक जो लगा वो अलग। ठीक है, आपका एक साल पहली बार खराब हो जाएगा। एक साल आप कहीं अप्रेंटिस करते या फिर कोई प्रिपरेशन करते, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता। मतलब वेस्ट हो जाता है ऐसे में, मतलब बैक लगने में। ठीक है, तो भाई काहे को बैक लगाना, काहे को बैक लगाना, जब पेपर देना ही है, आईटीआई में पास होना ही है, 2 साल का कोर्स है, तो उसको 3 साल में 4 साल में क्यों करना। तो उससे बेटर है कि भाई ढंग से पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो ढंग से पढ़ने के लिए क्या करोगे भाई, आप जाओगे गूगल पे, ठीक है, और वहां पे सर्च करोगे global.iti.org, और वहां पे सर्च करोगे तो ऐसा स्क्रॉल खुल के आएगा। तो आपको जो है कि नियमित मॉक टेस्ट, यानी जिस बुक से, जिस पैटर्न से आप लोगों का जो है कि एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह, सिलेबस वगैरह, हर एक चीज की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप जो है कि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और अपने जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर कर लो, क्यों? क्योंकि भाई यदि बैक लग जाएगा तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा। ठीक है ना, तो बैक वैक के चक्कर मत पड़ो भाई, ठीक ठाक से पढ़ के पास हो जाओ। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा ही लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ठीक है, और आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलो देखो और बताओ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिवाइंडिंग प्रोसेस, यानी रिवाइंडिंग प्रोसेस का ये क्या, कौन सा प्रोसेस है, यानी ये जो दिया गया है, ये नहीं, ये तो मैं अलग से डालूं ये। ठीक है, क्या है देखो, एक जो है कि हमारा स्टेटर है, उसकी कोर है, उस पर वाइंडिंग किया जा रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक जो है कि सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है जिससे हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो जो है तो इसको हम जो है कि पूछ रहा है कि क्या कर, इसका मतलब जो है, तो हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं, तो कैसी रिवाइंडिंग कर रहे हैं, तो वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो, तो देखो भाई ये क्या है, हाथ से की जाने वाली बाइंडिंग का चित्र है। किसे? हाथ से की जाने वाली बाइंडिंग का चित्र है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। एक होता है स्किन बाइंडिंग, स्किन बाइंडिंग को मैं आपको सामने ही दिखाया हूँ। स्किन बाइंडिंग कुछ नहीं होता है भाई, जैसे देखो कि बड़ा बड़ा जैसे रस्सी वगैरह, धागे वगैरह जो है कि लपेटे जाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो नॉर्मली, एकदम नॉर्मली केवल देख रहे हो, ये जो तार है ये क्या है, स्किन बाइंडिंग का ही है। स्किन बाइंडिंग का ही, तो नॉर्मली केवल तार को जो लपेटते जो है कि स्लॉट्स में रख दिए, ये हो गया स्किन बाइंडिंग। ठीक है, और होती है एक फार्मर बाइंडिंग। फार्मर बाइंडिंग का मतलब क्या होता है समझो, जैसे कि जिस आकार में आपको बाइंडिंग करनी है, जैसा कि स्लॉट जैसा हो, उसका खांचा जैसा हो, और जिस हिसाब से भी आपको बाइंडिंग करने हो उस प्रकार का एक फार्मर, मतलब क्या होता है, सांचा। फार्मर का मतलब क्या होता है भाई, सांचा। उस सांचे पे आप बाइंडिंग करते हो, पूरी बाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद उसमें से बाइंडिंग निकाल के डायरेक्ट जो है कि मशीन वगैरह के स्लॉट में रख दो, तो वो हमारी क्या होती है भाई, फार्मर बाइंडिंग। मशीन बाइंडिंग मतलब जो बाइंडिंग करने के लिए मैं एक मशीन, देखोगे जहाँ बाइंडिंग वगैरह होता है वहां पे मशीन होती है बाइंडिंग करने के लिए, वहां से करोगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मशीन बाइंडिंग। तो ये हाथ से करने वाला ही है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हैंड बाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा भाई, राइट आंसर। चलो अगला देखो, विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड रन द थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। मैं आपको भाई एक बात बता दिया हूं पहले ही कि जो इस एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो जो स्लिप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, इसके रोटर जो है कि आपस में इस तरह से होते हैं, एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं। इसमें आप अलग से कोई जो है कि आप सोचो कि रोटर में मैं कुछ रोटर से स्पीड कंट्रोल कर लूं, या फिर रोटर में इसका रेजिस्टेंस दे करके उसके स्टार्टिंग टार्क को बढ़ा लूं, तो आप ऐसा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी जो रोटर बाइंडिंग होती है आर बाई बी, मैंने मान लिया इन तीनों को जो है कि बाइंडिंग करने के पश्चात एक सॉफ्ट पेयर लगा होता है स्लिप रिंग, उससे लाकर जो है कि कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद उसमें से चाहो तो आप अलग से एक्स्ट्रा जो है रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो। तो उसका रेजिस्टेंस जोड़ने से क्या फायदा पड़ेगा, फायदा ये पड़ेगा, दो फायदा पड़ेगा। पहला फायदा ये भैया
कि जो है कि आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो जो स्टार्टिंग बोला है ना कि शुरू करने के लिए और चलाने के लिए किस प्रकार की स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हो कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्टिंग के टाइम पे 30 से 50 गुना जो है ज्यादा करंट लेती है। अब वो तो मैग्नेटाइजिंग करंट है, 30 से 50 गुना मैग्नेटाइजिंग करंट लेती है और 5 से 6 गुना स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेती है। उस करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज स्टार्टर। तो स्टार्टर कौन सा हम यूज करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस वाला। कौन सा यूज करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस वाला, ताकि उसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो करंट कम फ्लो होगी। ये फायदा हो गया पहला। दूसरा फायदा ये हुआ कि टार्क का जो फार्मूला होता है मेरे भैया, वो होता है एस इंटू ई टू स्क्वायर इंटू आर टू बटे आर टी स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर विथ रूट भी कर सकते हो, कोई ठीक, इंटू के इधर ले तो कोई दिक्कत। चलो, तो आप यहां से देख रहे हो कि जो टार्क हमारा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आप बोल रहे हो कि सर ये R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो जब रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो दो फायदा। पहला फायदा तो मैंने बता दिया कि जो है कि करंट कम करेगी। दूसरा फायदा ये हुआ कि आपका रोटर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ गया। स्टार्टिंग टार्क बढ़ गया मतलब क्या, खींचने की क्षमता बढ़ गई। तो दो फायदे हो गए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में शुरू करने और चलाने के लिए। तो आपका जो स्टार्टर होगा द बेस्ट कौन सा होगा, वो रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, या फिर रियोस्टेट का मतलब ही होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रियोस्टेट का एक्चुअली मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब जिसको बदला जा सके, कम या ज्यादा किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलो अगला देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉलर। एक कॉलर का क्या फंक्शन यानी काम क्या है। देखो कॉलर होता है क्या, समझो। कॉलर जो होता है बहुत कुछ वो नहीं है। देखो जैसे आप आपकी बाइंडिंग्स होती हैं, तो जैसे आप जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, ठीक है, या फिर जो है कि इंडक्शन जनरेटर हो गया, या फिर डीसी मोटर डीसी जनरेटर हो गया, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग जो किस पे करते हो, आप बोलोगे सर पोल पे करते हैं। किस पे करते हैं, पोल पे। तो जो पोल के चारों ओर का इंसुलेशन होता है ना, उसको यार कॉलर बोलते हो। पोल के चारों ओर का जो इंसुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कॉलर का क्या कार्य है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है कॉइल टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना। तीसरा है निकले हुए किनारे के लिए सामग्री कसने में मदद करना। और चौथा क्या है, कुंडली के उष्मा स्थानांतरण के लिए इंसुलेशन प्रदान करना। तो मैं भी बताया कि पोल जो होती है, पोल के चारों इंसुलेशन प्रदान करने का काम यही करता है, कॉलर। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, which type of winding wire is used to wind submersible pump motors। यानी जो सबमर्सिबल पंप मोटर्स होती हैं, ठीक है, उनके वाइंडिंग करने के लिए कौन सी जो है कि वायर का प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, जो मैक्सिमम केसेस में हम लोग मोटर वगैरह हो गए सारी चीजों में हमेशा और हमेशा हम किसमें यूज करते, कौन सा यूज करते हैं, सुपर इनेमल्ड टाइप का जो है कि वायर यूज करते हैं बाइंडिंग के रूप में। जैसे हमारा घर में जो है कि मोटर वगैरह होंगी। लेकिन लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब आप सबमर्सिबल पंप की बाइंडिंग करते हो तो आप जानते हो कि सबमर्सिबल पंप तो हमेशा और हमेशा पानी के अंदर ही रहना है। तो वहां पे एक स्पेशल कवर का यूज करते हैं इंसुलेशन का, जो है पीवीसी वायर। क्या भैया, पीवीसी वायर। तो ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबमर्सिबल पंप में किस प्रकार का जो है कि वायर यूज करते हो आप, तो पीवीसी इंसुलेटेड वायर का प्रयोग करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, चलो। व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्ग कोड वाइंड इन अवॉइडेड इन एसी मोटर। यानी एसर एसी मोटर्स में जो लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। देखो समझो मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप बाइंडिंग करते हो, जैसे होता है ना स्लॉट, ढेर सारे स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। इन स्लॉट में अब तक जैसे मैंने मान लिया ये मेरा 1 नंबर है, ये सपोज 7 नंबर है, ऐसे करके करना। मैंने मुझे सपोज मेरे हमको बाइंडिंग करनी थी, हमको जो बाइंडिंग करनी थी वो हमको एक पहला एक में जा करके फिर जो है कि 7वें से लेकर के आना था। सपोजेट मैंने मान लिया। लेकिन आपने क्या किया कि इसको 7 में से न ला करके, आपने इसको पहले में से तो लोग ले गए, ठीक है, लेकिन इसको सपोज दैट छठवें में से ही ला दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इसको लॉन्ग कोड बोलो या फिर फुल कोड बोलो या फिर फुल पिच बोलो, मतलब एक ही है, ठीक है।
चलो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब एक ही है। तो आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा क्यों है? तो देखो फायदा क्या है, फायदा क्या है, सपोज दैट आप जो है कि 7 नंबर से बाइंडिंग लेके आते, ठीक है, अब 6 नंबर से ही घुमा दे रहे हो, तो देख सीधी सी बात देखने से पता चल रहा है कि आपका जो तार है वो बच जा रहा है, जो बाइंडिंग करने का कॉपर वायर है वो बच जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए हम जो लॉन्ग कोड है यानी फुल पिच यूज नहीं करते हैं, लॉन्ग कोड या फिर फुल पिच, लॉन्ग कोड या फिर फुल पिच, या फिर इसको इसके जस्ट भी एक और चीज होती है शॉर्ट पिच, उसको आप जो है कि स्मॉल कोड या फिर शॉर्ट कोड बोल सकते हो या फिर स्मॉल पिच। तो आपसे वही पूछ रहा है कि लॉन्ग कोड करने का कारण क्या है, मतलब जिसको नहीं करते हो तो वही कि भाई आपकी जो वाइंडिंग तार होती है वो बचत हो जाती है, वो बाइंडिंग तार की क्या हो जाती है, बचत होती है। आप इसलिए हमेशा कौन सा यूज करते हो, शॉर्ट पिच बाइंडिंग, क्या करते हो, शॉर्ट पिच बाइंडिंग करते हो, ठीक है, जिसको आप स्मॉल जो है कि कॉर्ड भी बोल सकते हो, स्मॉल कॉर्ड, ठीक है। इसमें फायदा क्या है कि भाई आपका तार बच जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि जो स्लॉट हार्मोनिक्स होती हैं, आप बोलोगे स्लॉट हार्मोनिक्स क्या होती हैं, देखो भाई हार्मोनिक्स का सीधा सा मतलब समझो कि जो जिसके कारण आपकी जो वेवफॉर्म साइनोसोडियल होती थी, वो साइनोसोडियल वेवफॉर्म ना होकर के उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आए यानी कुछ कमी आए, यानी थोड़ा बहुत इस प्रकार का होने की कोशिश करे, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स, क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स। तो उस हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग करते हैं। कौन सा यूज करते हैं भैया, शॉर्ट पिच बाइंडिंग करते हैं, किसको कम करने के लिए, स्लॉट हार्मोनिक को कम करने के लिए। तो स्लॉट दो फायदा हो गया किसके, स्मॉल कोडेड बाइंडिंग करने के, पहला की जो है कि आपका तार भी बचेगा, दूसरा की स्लॉट हार्मोनिक कम होगी। एक लेकिन थोड़ा सा घाटा इसमें है कि जो कि यदि आप शॉर्ट पिच बाइंडिंग कर रहे हो तो घाटा ये है कि भाई थोड़ा सा ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड जो होगा वो कम होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, मोर बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड, यानी अधिक तार की आवश्यकता होती है किसमें, लॉन्ग कोड में। मैंने बताया था ना, साथ में गया तो ज्यादा तार की जरूरत पड़ी, लॉन्ग कोड हो गया। हम पहले में ही जो एक पहले में कर दिया यानी छठे में कर दिया तो शॉर्ट कोड हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, अगला देखो, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग, यानी कौन सी प्रकार की बाइंडिंग है जिसमें कूलिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह होता है, ठीक है। तो देखो पहला दिया ओवरहैंग कॉइल के बीच। अरे ओवरहैंग कॉइल, ओवरहैंग समझ लो होता है क्या, देखो जैसे आप बाइंडिंग कोई सी भी मोटर होती है, तो सपोज दैट आपने प्लस माइनस ये बाइंडिंग तार जाता है, ठीक है, एक सेकंड, ये ऐसे जाता है, हम्म, ये इस प्रकार से होता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपका क्या होता है, मैंने मान लिया कि रोटर है, क्या मेरा रोटर है, तो जो कापर वायर यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, ये तो काम का है, लेकिन जो पीछे का है वो कोई काम का नहीं है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओवरहैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ओवरहैंग। आप बोलोगे सर क्यों काम का नहीं है, तो ध्यान रखना, जब यहाँ पर आप पोल बनाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट पोल बनाओगे, तो जानते हो कि जब चुंबक एक फार्मूला होता है E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, थीटा क्या है, आप बोलोगे सर चुंबकीय फ्लक्स और जो हमारा कंडक्टर है उनके बीच का एंगल, जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 1 होगा तभी ईएमएफ मैक्सिमम उत्पन्न होगा। अगर जो है कि इनके बीच का एंगल जो है कि जीरो हो जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाए, तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो यही यहाँ पर होता है कि जो हमारा ये है और ये वाली साइड क्वाइल्स को क्या बोलते हैं, क्वाइल साइड, क्वाइल साइड जो ये दोनों होती हैं आपके चुंबकीय फ्लक्स क्या होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं या फिर उससे कम पे भी होती हैं, तो ठीक है ईएमएफ जनरेट होता है। बट जो आपका ओवरहैंग होता है वो समांतर होता है, इसलिए कोई ईएमएफ ही नहीं जनरेट होता है, इसलिए इसको फालतू हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं कि ओवरहैंग, फालतू का लटका हुआ है। या फिर इसको इंड कंडक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंड कंडक्टर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसकी वही किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होता है, तो ओवर हैंग कॉइल के बीच। चलो ऑप्शन देखते हैं हम अगला, बिटवीन ओवर हैंग कॉइल एंड रोटर, यानी ये रोटर और ओवर हैंग कॉइल के बीच बीच जगह बोल रहा है। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बिटवीन ओवर हैंग कॉइल एंड योक्स, योक और कॉइल के बीच में। तो योक क्या होता है,
योक होता है, उसके बाद जस्ट जो है कि स्टेटर की कोर होती है, उसके नीचे जो है कि थोड़ा सा जगह देके क्या होता है आपकी बाइंडिंग्स होती है रोटर, और रोटर के पीछे अपना क्या है अपना ओवरहैंग। तो ये सपोज दैट मेरा ये ओवरहैंग हो गया, सॉरी मेरा योक हो गया, क्या हो गया योक। तो योक और ओवरहैंग के बीच में सबसे अधिक स्पेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और बोला ओवरहैंग कॉइल और वेज के बीच तो कोई मतलब ही नहीं है। वेज जानते हो ना क्या होता है, वेज होता है कि जैसे बैंडिंग वगैरह जब आप कर कहीं दुकान पे देखोगे तो क्या जाता है, तो स्लॉट के बीच में एक बांस की पतली सी लकड़ी ऐसे डाला जाता है ताकि बिल्कुल टाइट रहे आपकी बैंडिंग। ठीक है, बिल्कुल आपकी बैंडिंग क्या रहे, टाइट रहे। तो वो होता है वेज, वो क्या होता है भाई, वेज। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ओवरहैंग कॉइल और योक के बीच की सबसे अधिक जगह होता है कूलिंग के लिए। अगला देखो, वेयर द पैनल बोर्ड्स आर यूज्ड, यानी पैनल बोर्ड्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो देखो पैनल बोर्ड्स वो सभी जगह, पैनल बोर्ड का मतलब होता है भैया एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, जहां से जो है कि लाइन लिया जा सके और दिया जा सके। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव। ठीक है, अगला देखो घरेलू वायरिंग में। अगला देखो थ्री फेज घरेलू वायरिंग में। अगला क्या है, एसी और डीसी आपूर्ति के लोड वितरण के लिए। मैं वही तो बताया कि जो पैनल बोर्ड होते हैं आप सब लोग जानते हो कि पैनल बोर्ड से तो लाइट लिया जाता है और दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एसी और डीसी सप्लाई, यानी एसी और डीसी सप्लाई के जो आ रही है या फिर जा रहे हैं उसको लोड, उसको क्या करने के लिए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, पैनल बोर्ड यूज करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बट आपको बता देना चाहता हूं आपकी नीमी की बुक में सी ऑप्शन दिया है जो कि गलत दिया है। ठीक है, जो सही है मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो, डिटरमाइन द टॉर्क इन न्यूटन मीटर प्रोड्यूस्ड बाय अ 7.5 एचपी स्क्विरल केज मोटर रनिंग एट 1450 आरपीएम। ठीक है, कह रहा है कि 1450 आरपीएम पर कोई मोटर है कि क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसकी जो पावर है 7.5 हार्स पावर है। ठीक है, तो स्क्विरल केज मोटर है तो उसकी जो टार्क हो गई वो क्या होगी। तो भैया एक चीज फार्मूला याद रखना कि एक होता है पावर पी, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू टाउ। ओमेगा इंटू टाउ, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, आप बोलोगे सर एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, 2 पाई एन इंटू टी, सॉरी टाउ। और एन क्या है, आरपीएस। क्या है, आरपीएस मतलब रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड। लेकिन यहां पर तो जो आरपीएम आपका दिया है रोटेशन पर मिनट दिया है, रोटेशन पर मिनट दिया है। तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो इसको कैपिटल एन लिखते हैं तो आप लिखोगे आरपीएन, सॉरी आरपीएम। लेकिन ये क्या हो जाएगा, n/60। आपको पता है भैया कि एक सेकेंड में 1/60 मिनट होगा, एक सेकेंड में 1/60 मिनट होगा। इसलिए हम आप क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू 2 पाई एन इंटू टाउ बाई 60। इतना तो लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। ये क्या है, ये क्या है आपका फार्मूला है, ये क्या आपका भाई फार्मूला है। तो टार्क आपसे पूछा है टार्क, तो टार्क बराबर क्या होगा, टार्क बराबर क्या हो जाएगा, टी यहां रहेगा ये इधर चला जाएगा, P इंटू 60 आ जाएगा बटे ये 2 पाई नीचे एन यहाँ। ठीक है, अब बताओ टार का फार्मूला आपने यहाँ लिख लिया, P इंटू 60 बटे 2 पाई है। ठीक है, तो P मतलब पावर, पावर क्या है 7.5 हार्स पावर। तो आपको पता है कि भैया 1 हार्स पावर बराबर होता है 735.5 वाट। 735.5 वाट होता है 1 हार्स पावर भैया। ठीक है, तो आपको बोला है 7.5 हार्स पावर, इसका मतलब 7.5 गुणे 735.5 इंटू 60 बटे 2 पाई का मतलब 22/7, 22/7 का मतलब क्या होता है 3.14 इंटू यन, यन का मतलब 1440 आरपीएम दिया है। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, 2 × 3 = 6 काट दो। ठीक है, अब कर लो गुड़ा भाई, 75 × 3 = 75 × 150, 150 प्लस 225, 75 × 150, 150 मतलब 200, 225, हाँ 225, यानी ये क्या आ जाएगा आपका
या फिर 3×5 ठीक है 22.5 गुणे 735.5 बटे ये करो 3.14 गुणे 144 3.14 गुणे 144। ठीक है, जब आप इसको जो है गुणा वगैरह करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कर लो भाई क्या होता है गुणा। रुको मैं फोन सही कर लेता हूँ अपना, आप लोग तो करोगे नहीं मुझे पता है। कितना है 22.5 गुणे 735.5 बराबर क्या आ जाएगा 16,548.75 बटे क्या जाएगा आपका ये 3.14 गुणे 144 बराबर आ जाएगा 452.16। तो टार्क बराबर क्या हो जाएगा भाई, भाग दे दो, क्या है 165.48.75 भागे और 452.16 तो 36.59 क्या रहा है 36.59 न्यूटन मीटर। क्या आएगा न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, तो दिख रहा है ना। हाँ चल, तो ये होगा आपका सही आंसर, यानी 36.5 में या फिर लगभग 6। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई राइट आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा, कुछ कुछ तो है नहीं बड़ी चीज। मैंने बता दिया कि भाई देखो पावर पी इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा आपको एंगुलर वेलोसिटी इसको आप क्या लिख सकते हो 2 पाई एन इंटू टी, लेकिन एन क्या है रोटेशन पर सेकेंड है। आपको जो है रोटेशन पर मिनट दिया है, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करोगे 60 का जो है कि भाग दोगे, इसलिए मैं कैपिटल एन लिख दिया बटे 60 लिख दिया। अब टाउ अपनी टार्क का फार्मूला चाहिए, टार्क बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू 60/2 पाई एन, और आपने मान रख दिया, रख के हल कर दिया, आंसर आपके हाथों में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़ो। विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन ऑफ रोटर स्विच, तो रोटरी स्विच इज इलस्ट्रेटेड, यानी चित्र में जो दिखाया गया है ये इन सब के बारे में नहीं, ये पूछ रहा है कि ये कौन सा रोटर स्विच है। तो भाई ये ध्यान रखना, ये जो नोब स्विच होता है यहाँ पे मैं आपको दिखाया, ये होता है नोब स्विच। ठीक है, ये होता है लीवर स्विच। लीवर स्विच होता है ये, यानी ये देख रहे हो लीवर है, यानी खींचने के लिए जो है कि लिखा है ना विथ फुली एडजस्टेबल लीवर, यानी इसको कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कॉइन स्लॉट, सिक्के का स्लॉट, यानी ये क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है भाई राइट आंसर। तो यानी चित्र में जो दिखाया गया रोटरी स्विच वो कौन सा है भाई ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर रोटरी स्विच कहाँ यूज किया जाता है, तो देखोगे फैन वगैरह में पीछे लगा होता है, या फिर कूलर वगैरह में पीछे लगा होता है। ठीक है, और जैसे रेगुलेटर हो गया आपका जो फैन को कम ज्यादा करने के लिए, तो उन सब में क्या होता है रोटरी स्विच का यूज किया जाता है। बट पूछा है आपसे कि ये कौन सा रोटरी स्विच है, तो ये क्या है कॉइन स्लॉट रोटरी स्विच है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो। What is the purpose of using rotor resistant starter to start थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, करने का उद्देश्य क्या है। तो मैं इसके पहले जो कि बता चुका हूं कि जो आप रोटर रेजिस्टेंस इसलिए ही यूज करते हो, क्यों, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मैं ये फार्मूला कई बार लिख दिया, इसका मतलब टाउ इज प्रोपोर्शनल टू R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं ताकि आपका जो स्टार्टिंग टार्क है वो क्या हो जाए बढ़ जाए, यानी खींचने की क्षमता बढ़ जाए, इसलिए हम करते हैं स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का। ठीक है, तो पहला क्या है रोटर वोल्टेज कम करने के लिए, जी बिल्कुल नहीं। रोटर करंट को कम करने के लिए, जी बिल्कुल नहीं। जो है कि लास्ट सी ऑप्शन क्या है इंक्रीज द टार्क, यानी टार्क को बढ़ाने के लिए हम रोटर रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। वरना तो बहुत सारी विधियां, वरना तो वोल्टेज मेथड है, फ्रीक्वेंसी मेथड है, पोल मेथड है, यानी कितनी विधियां हम यूज कर सकते हैं।
लेकिन हम यही यही क्यों यूज करते हैं, ताकि उसका जो स्टार्टिंग टाइम पे खींचने की क्षमता है यानी बॉल आउट वह क्या हो, बढ़ जाए। सो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर एंड राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। which method of speed control is only applicable for three phase स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, यानी गति कंट्रोल का वह कौन सा विधि है जो सिर्फ और सिर्फ स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही लागू किया जा सकता है, स्क्वायरल केज के लिए नहीं। तो आप खुद बताओगे कि भैया एनएस बराबर क्या होता है, 120 एफ अपान पी। आप यानी इसका मतलब होता है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। आप जो है कि अगर किसी भी इंडक्शन मोटर हो, स्लिपरिंग हो, चाहे स्क्विरल केज हो, उसको सप्लाई आप कहाँ पे देते हो, स्टेटर पे देते हो। कहाँ पे देते हो, स्टेटर पे देते हो। तो इनको कंट्रोल करने का तरीका जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में लागू होगा वो स्क्विरल केज में भी होगा। लेकिन आप रोटर की तरफ से, आप रोटर की तरफ से यदि चाहो कंट्रोल करना तो स्क्वायरल केज को नहीं कर सकते। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि स्क्वायरल केज में जो है कि स्लॉट आपके रोटर बार कंडक्टर होते हैं वो एक दूसरे से शॉर्टेड होते हैं, इसमें कोई मतलब रास्ता ही नहीं है। लेकिन जो आपकी स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है मेरे भैया, मैं अभी कई बार बता चुका हूं कि इसमें जो है कि तीनों वाइंडिंग जो है कि करके जो है कि एक स्लिपरिंग पे लगा दिया जाता है। उसके वहां से आप चाहो तो जो है कि रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर दो या फिर डायरेक्टली शॉर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। तो आप गति कंट्रोल करने के लिए कौन सी बेस्ट मेथड होगी स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के लिए, इंडक्शन स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के लिए, तो कौन सा होगा, वो रोटर रजिस्टर्ड स्पीड कंट्रोल मेथड, ये द बेस्ट राइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि आप जो है कि पूछा ना कि केवल थ्री स्लिपरिंग में आप जो रोटर के थ्रू आप कोई सा भी कुछ नहीं कर सकते इस स्क्विरल केज में, लेकिन स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में सब कुछ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइंडिंग, यानी जो चित्र में दी गई है वो बाइंडिंग कौन सी है, इसकी नहीं, इसकी बात कर रहा है। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्क्यू बाइंडिंग है। पहले इस सवाल में मेरे किसी भी सवाल में साथ था, मैं बता दिया था। ये हमारी क्या है, स्क्यू बाइंडिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत ही है। एक होता है कन्वोल्यूटेड बाइंडिंग, तो कन्वोल्यूटेड बाइंडिंग ऐसी होती है लगभग इस प्रकार की। ठीक है, ये होती है कन्वोल्यूटेड बाइंडिंग। और डायमंड बाइंडिंग कैसी होती है भैया, ऐसे होती है डायमंड टाइप का। तो ये हमारे डायमंड टाइप का बाइंडिंग हो गया। तो बचा अपना क्या है, स्क्यू बाइंडिंग। ये क्या है, स्क्यू बाइंडिंग। तो चित्र में जो दिखाया गया वो अपना स्क्यू बाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्री फेज मोटर बाइंडिंग इफ द कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। भैया अभी मैं बताया हूं, कई बार बता चुका हूं कि सपोज दैट ये मेरी इंडक्शन मोटर है, उसका रोटर है, क्या है इंडक्शन मोटर का, क्या है मेरी, मान लिया कि इंडक्शन मोटर क्या है मेरा, ये रोटर है। ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया क्या है मेरा इंडक्शन मोटर का रोटर है। मैंने मान लिया ये मेरा 1 नंबर स्लॉट है, मेरा एक 7 नंबर स्लॉट है, और बाइंडिंग एक साथ में ही की जानी थी। तो एक जो दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच। क्या बोलते हैं, पोल पिच। मैंने मान लिया कि मेरा पोल पिच यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक से जो है कि बाइंडिंग स्टार्ट तो किया, लेकिन सपोज दैट आपने 6 नंबर, मैंने मान लिया 6 नंबर है, 6 नंबर पे ही रख दिया। इसको ही क्या बोलते हैं, जो 1 से 7 पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फुल पिच बाइंडिंग। आपने कम में किया उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच बाइंडिंग। तो इससे करने का क्या फायदा हुआ, अभी पिछले क्वेश्चन में था कि क्या फायदा होगा, तो फायदा ये होता है कि भाई इंड्यूस्ड घाटा तो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाता है, लेकिन फायदा ये है कि स्लॉट हार्मोनिक कम हो जाती है, उसके साथ साथ कांपर की बचत हो जाती है। ठीक है, तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि थ्री फेज मोटर बाइंडिंग का क्या नाम है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हो, कॉइल पिच पोल पिच से कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हो, शॉर्ट पिच बाइंडिंग। यदि दोनों इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, फुल पिच बाइंडिंग। या फिर ठीक है, तो देखो देखो ये फुल पिच बाइंडिंग कब होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम की बात किया है। ठीक है, होल पूरे कॉइल बाइंडिंग, सी ऑप्शन क्या है, लॉन्ग पिच बाइंडिंग, और डी ऑप्शन क्या है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा कि राइट आंसर, जो कि अपना क्या है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये,
विच इज द डीमेरिट्स ऑफ थ्री फेज कंसंट्रिक बाइंडिंग, यानी जो थ्री फेज कंसंट्रिक बाइंडिंग है उसकी डीमेरिट्स यानी हानियां क्या है। तो देखो कंसंट्रिक का बाइंडिंग का मतलब समझो। कंसंट्रिक का मतलब ये होता है मेरे भैया, जैसे होता है ना, समझो समझो कंसंट्रिक हिंदी यदि समझो तो होता है संकेंद्रीय। संकेंद्रीय, अब संकेंद्री का मतलब समझो। संकेंद्री, संग मतलब बराबर, केंद्री मतलब केंद्र, यानी एक एक सर्कल ऐसा हो जिसकी मतलब कई सर्कल हो लेकिन उसका केंद्र क्या हो, एक समान हो, तो जिसे बोला जाता है भाई संकेंद्री वृत्त, यानी कंसंट्रिक सर्कल या फिर संकेंद्री वृत्त। ठीक है, तो ये है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसको कंसंट्रिक बाइंडिंग को करने के लिए, या आप सोचो कि आपको एक सर्कल है, यहाँ मैंने बना दिया, आपको जो है कि उसी सर्कल में उसी केंद्र से जो है कि जो आपको अगला सर्कल बनाना है, तो क्या इसका पहले का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार का, इसको जो है कि करने के लिए फार्मर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फार्मर, यानी इसको क्या बोलते हो? सांचा बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? सांचा। यानी जो हमारी इस कंसंट्रिक बाइंडिंग होती है, इसको करने के लिए एक सांचे की जरूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट्स है। ये सबसे बड़ी इसकी क्या है? डीमेरिट्स है। तो देखो, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। मोर स्पेस देखो डिस्ट्रीब्यूटिंग में होता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में क्या होता है कि एक कॉइल जो है कि यहाँ पे दूसरी कॉइल दूसरी जगह, तीसरी कॉइल तीसरी जगह, मतलब एक ही कॉइल के दो कॉइल साइड अलग अलग जगहों पे होना डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होता है। लेकिन कंसंट्रिक बाइंडिंग में ऐसा नहीं होता, तो उसमें तो जगह कमी होगी। तो ये तो जो है कि उसके लाभ है। ये देखो अगला क्या है, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है। मैं बताया ना कि कंसंट्रिक बाइंडिंग में जो है कि इसको एक स्टेप फार्मर की जरूरत होती है। तो ये इसके क्या है? हानि है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई? राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम यूज फॉर थ्री फेज मोटर है, यानी थ्री फेज मोटर के लिए प्रयोग किया गया कौन सा डायग्राम है। देखो क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं बना दे रहा हूँ। देखो एक सेकंड, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। देखो एक फेज यहाँ है, बी है, सी है, यहाँ पर पोल 1 है, पोल 2 है, पोल 3 है, यहाँ पर पोल 4 है। यहाँ पे लिखा है 1 से 8, यहाँ लिखा है 7 से 12। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 13 से 18, और यहाँ क्या लिखा है 17 से 24। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है 6 से 10, 11 से 10, 17 से 23 और 24 से 4, सॉरी 23 से 4। और यहाँ पे क्या लिखा है 8 से 14, 10 से 20, 21 से 2 और 8 से। ठीक है, तो ये एक्चुअली दिया क्या समझो। ये जैसे आपको जो होता है ना कि बोला जाता है कि मोटर 4 पोल की है, 2 पोल की है, 6 पोल की है, ऐसा बोला जाता है ना। तो ऐसे पता, ये देखो पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल 4 दिया, इसका मतलब ये कि मोटर जो है 4 पोल की है। और इसका मतलब 1 8 का मतलब ये है कि पोल 1 के लिए पहला बाइंडिंग जो होगा वो स्लॉट नंबर 1 से लेकर स्लॉट नंबर 8 में जाएगा। दूसरा 7 से 12 दूसरे नंबर पोल के लिए। तीसरे के लिए जो है कि पहली जो बाइंडिंग होगी वो 13 से 18 के लिए जाएगी। चौथे नंबर पोल के लिए 17 से 24 के लिए जाएगी। तो ये इसका मतलब है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किसका डायग्राम है, तो भाई देखो रिंग डायग्राम है। ठीक है, ये कौन सा है आपका? रिंग डायग्राम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई? राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो। कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट फॉर अ थ्री फेज 36 स्लॉट्स 12 कॉइल्स 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग, यानी थ्री फेज 36 कॉइल्स 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैं आपसे पूछता मेरे भैया कि एक सर्कल में अब कितना डिग्री एंगल होता है? आप बोलोगे सर 360 डिग्री एंगल होता है। आप बोलोगे 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितने, बोल रहा है कितने स्लॉट है, आप बोलोगे सर 36 स्लॉट है। कितने स्लॉट है? 36 स्लॉट है। अब बताओ कि 360 डिग्री इसमें 36 स्लॉट करोगे तो एक पर कितना आएगा? आप बोलोगे 360 इक्वल टू 10, यानी 10 डिग्री पर स्लॉट आएगा। 10 डिग्री
पर स्लॉट आएगा। एक स्लॉट के बीच में, एक यानी दो स्लॉट के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 10 डिग्री का। ठीक है, आप बताओ 3 फेज के लिए जो है कि कितना एंगल होता है। आप बोलोगे सर 3 फेज है तो भाई 360/12 बराबर 3, यानी सॉरी 3 फेज है, सॉरी 3 फेज है तो 120 डिग्री। यानी 3 फेज के लिए यदि बाइंडिंग हो तो बैलेंस बाइंडिंग हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है। आप बोलोगे सर 120 डिग्री। मैं बोला ठीक है सर भैया 120 डिग्री, 120 डिग्री है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपसे पूछ रहा है मेरे भैया कि, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भाई जब 120 डिग्री होता है तो 10 डिग्री 10 ये तो तो मतलब जो है कि 120 डिग्री होता है तो 10 डिग्री में कितना आएगा। आप बोलोगे सर 120/10 बराबर 12, यानी 12 स्लॉट आएंगे, यानी 12 स्लॉट आएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है 4 पोल के लिए। आपसे कितने पोल के लिए पूछा है भैया, 4 पोल के लिए आपसे पूछा है, 4 पोल के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो है कि सिंगल पोल के लिए अगर, लेकिन पोल तो एक्चुअली एन और एस दो मिल के होते हैं, तो पेयर के लिए यदि हम काउंट करें तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 करो क्या होगा, 12/4 गुणे 2, 12×24/4 बराबर 6, 12/24/4 बराबर 4×4 ना, 4×6। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो which type of AC motor winding having the number of coil per phase per pole is more than one arranged in different slots। यानी एक से अधिक कॉइल पर पोल पर फेज की संख्या वाले एसी मोटर्स किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में संबंधित होती हैं। ठीक है, चलो तो देखो, एक होता है कंसंट्रिक बाइंडिंग, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइंडिंग, मैं अभी बताया हूं। ठीक है, तो देखो कंसंट्रिक बाइंडिंग के लिए होता है स्लॉट पर पोल पर फेज, इसका मान हमेशा और हमेशा एक ही आएगा। अगर कोई भी वाइंडिंग स्लॉट पर पोल पर फेज का मान एक से जैसे ही अलग होगा, जैसे ही अलग होगा, वो हमेशा और हमेशा कौन सी बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बन जाएगी। क्या बन जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बन जाएगी। ठीक है भाई, तो हमेशा और हमेशा रखना, स्लॉट पर पोल पर फेज कंसंट्रिक बाइंडिंग के लिए 1 होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग के लिए एक से ज्यादा, मतलब फ्रैक्शनल हो जाएगा। फ्रैक्शनल का मतलब 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक से अधिक है तो वो कौन सी होगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगी। कौन सी होगी भैया, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, Which type of testing of a binding is illustrated, यानी चित्र में जो दिखाया गया है कौन सा टाइप का टेस्ट दिखाया गया है। तो देखो इसमें तो कुछ है नहीं, एक बाइंडिंग है यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, बाइंडिंग है, फिर दूसरी बाइंडिंग यहाँ है, तीसरी बाइंडिंग यहाँ है, चौथी बाइंडिंग यहाँ है। ठीक है, इनके बीच में इधर सप्लाई से करके दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, आप क्या है भाई, क्या है, ये सब रेजिस्टेंस है। इसके रेजिस्टेंस को जैसे एक बार यहाँ कैलकुलेट किया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, तो क्या है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग का ये डायग्राम है। क्या है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग का ये डायग्राम है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, आपका राइट आंसर होगा। चलो, why external resistance is included in the rotor circuit at the starting through a 3-phase स्लिपिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। यानी 3-फेज स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में उसके रोटर में जो है कि स्टार्टिंग टाइम पे रेजिस्टेंस कनेक्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बताया, न जाने कितनी बार बता चुका हूं, मुझे लगता है कि सारे भाई लोग को याद हो जाना चाहिए। इतनी बार बताने का मतलब तो ये हुआ कि भाई स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला क्या होता है, एस इंटू ई टू इंटू आर टू स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, अगर इन सारे को छोड़ो, इन सारी चीजों को छोड़कर आप यहां से देखो तो यहाँ तो आपको दिख रहा है टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर टू। आर टू हमारा क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है भैया, रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप बताओ जब रोटर में आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे यानी आर टू का मान बढ़ेगा तो टार का मान बढ़ेगा, आर टू का मान घटेगा, टार का मान क्या होगा, घटेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि
जो है कि मोटर माध्यम से क्यों जोड़ा जाता है, मतलब रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो तो क्यों कनेक्ट करो भाई, ताकि स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाए। तो देखो रनिंग टार्क पाने के लिए उच्च रनिंग टार्क, देखो रन स्टार्टिंग टाइम पे आपको रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग टाइम पे आपको जो टार्क हाई कम मिलेगा जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन लेकिन हमेशा हमेशा याद रखना जब रनिंग टाइम होता है तो उस समय रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से घाटा ही है। घाटा ये है कि जो है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा और जो है कि करंट जो है कि हीट उत्पन्न होगा, तो हमारे लिए लाभदायक नहीं हानिकारक होता है। कब? रनिंग टाइम पे। इसलिए रनिंग टाइम पे हम रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हटा देते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो रनिंग टाइम पे जो है कि स्टार्टिंग टार्क पाने के लिए एक ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है, टू गेट हाई स्टार्टिंग टार्क एट द स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग टाइम पे जो है कि हाई रेजिस्टेंस को हाई टार्क को प्राप्त करने के लिए हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं रोटर सर्किट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, राइट होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि एक आप जानते हो ना स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मोटर है अपनी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। तो स्क्विरल केज में तो आप अलग से रेजिस्टेंस जोड़ नहीं सकते हो, स्लिप रिंग नहीं जोड़ सकते हो, इसका स्टार्टिंग टार्क बढ़िया हो गया, लेकिन इसकी स्टार्टिंग टार्क बढ़िया है लेकिन इसकी रनिंग टार्क लो है। इसकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो रनिंग टार्क होता है वो लो होती है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत आपकी जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है मेरे भाई, उसमें आप रेजिस्टेंस कनेक्ट तो नहीं कर सकते, स्टार्टिंग टार्क थोड़ा लो है लेकिन उसका जो रनिंग टार्क होता है वो बढ़िया होता है। किसका? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। ये पूछा गया क्वेश्चन। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। चलो अगला देखो भैया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ द रोटर वाइंडिंग इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज ओपन सर्किट एट द स्टार्टिंग, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर सर्किट को यदि स्टार्टिंग टाइम पर ही ओपन कर दिया जाए तो मोटर का क्या प्रभाव होगा। देखो मेरे भैया, सारे भाई जानते हो कि जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है उसमें आप जो सप्लाई किस पे देते हो, थ्री फेज, आप बोलोगे सर स्टेटर पे। किस पे देते हो? स्टेटर पे। जब आप स्टेटर पे सप्लाई देते हो, लेकिन रोटर में तो कोई सप्लाई नहीं देते हो, रोटर में कोई सप्लाई नहीं देते हो, लेकिन यहाँ पर जो है कि यहाँ पर रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है इसमें एयर गैप में, और ये रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक होता है? आप बोलोगे सर रोटर के कंडक्टर से। और रोटर का कंडक्टर जो है कि आपस में जैसे स्क्विरल केज हो गया, मैंने मान लिया रोटर स्क्विरल केज हो गया, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जब सारे जो है कि रोटर कंडक्टर आपस में शॉर्ट होते हैं तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, जब कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को काटेगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी वोल्टेज उत्पन्न होगा। और यदि सर्किट क्लोज्ड है तो वहां पे करंट उत्पन्न होगी। जब करंट उत्पन्न होगी तो उस करंट को कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो हमारे आपको रोटर जो स्टार्ट घूमना स्टार्ट करती है, ठीक है, घूमना स्टार्ट करती है। लेकिन आप सोचो कि जब रोटर हमारा सर्किट ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन यदि वह रोटर सर्किट क्लोज ही ना हो, रोटर सर्किट क्लोज होने का मतलब क्या है, एक दूसरे से शॉर्ट ही ना हो, वही तो बोला है कि रोटर सर्किट ओपन कर दिया जाए। जब रोटर सर्किट ओपन कर दिया जाए मेरे भाई, सिंपल सी बात, कोई सा भी सर्किट हो, कोई सा भी सर्किट हो, जब तक कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक इसमें कोई भी करंट फ्लो होने वाली नहीं है। करंट जैसे कि मैंने ये देखो, अब यहाँ पे आप जो लगा दिए, दो तार आपस में कनेक्ट नहीं तो क्या कनेक्ट नहीं है तो क्या करंट फ्लो होगी? आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं सर। तो जब करंट ही नहीं फ्लो होगी, करंट नहीं फ्लो होगी मेरे भैया, तो ये जो वो लेंज ला नहीं लगेगा, लेंज ला नहीं लगेगा तो कोई जो है कि यहाँ पे जो विरोध नहीं करेगा तो रोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो क्या होगा, मोटर विल नॉट स्टार्ट या फिर मोटर विल नॉट रन। यदि आपकी रोटर वाइंडिंग ओपन कर दिया जाए तो मोटर क्या होगा भैया, स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे गलत है, बाकी सारे क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला देखो, अगला खत्म हो गया। चलो, तो उम्मीद है कि सारे भाइयों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर भाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। यदि किसी भैया को कोई क्वेरी हो कि सर हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, उसको हम जो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, और उम्मीद है कि सारे भाई अब किसी का बैग नहीं लगेगा, तो क्योंकि आप लोग ग्लोबल आईटीआई से पढ़ रहे हो तो उम्मीद हमारी आप लोगों से कहीं ज्यादा हमको आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग का बैग वगैरह नहीं लगेगा और जो है कि
आप अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास और नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।